प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उपनयन पुस्तक के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के भाग 2 को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भाग 1 के अंदर हमने 1 से 25 प्रश्नों को समझा था, उनका विश्लेषण किया था। अब आगे हम 26 से 50 जो प्रश्न हैं उनको समझेंगे, उनके तथ्यों को जानेंगे, व्याख्या को समझेंगे, विश्लेषण को समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ आज के, और प्रश्न संख्या 26 उपनयन की जो आपकी पुस्तक है उसमें ये प्रश्न संख्या है 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो सदस्य संख्या कितनी, उत्तर है इसका 284 सदस्य, और इनमें कितनी महिलाएं थी, 8 महिला सदस्य थी। 284 टोटल सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। देखिए, संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो वो डेट जो है 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, तब ये बनकर तैयार हो गया था। संविधान के कुछ प्रोविजंस जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, और पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। ये हम चर्चा कर चुके हैं, ये ऐतिहासिक कारण था इसके पीछे, इस डेट को चुना गया क्योंकि इसी डेट को के समय 26 जनवरी 1930 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और जब नेहरू जी ये मांग करते हैं कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसी कारण ये डेट चुनी गई। बाकी संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, ये 26 नवंबर 1949 को हो गया था। संविधान के कुछ प्रोविजन, यद्यपि क्या हुआ कि संविधान के कुछ प्रोविजन इसी डेट को 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे, कुछ प्रोविजन इसी डेट को लागू हो गए थे। जैसे जो नागरिकता का चैप्टर है, यानी आर्टिकल जो 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो आर्टिकल है नागरिकता के संबंधित आर्टिकल है, यानी संविधान का जो भाग 2 है वो तुरंत लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसके अलावा आर्टिकल जो 7 है, जो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, ये भी लागू हो गया था। आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 366 है, 367 है, आर्टिकल 366, 367, इसके अलावा आर्टिकल 379 है, 379, 380, 388, 390, 390 जो आर्टिकल है, 390, 391 सॉरी 390 391 नंबर जो आर्टिकल है, 391, 92, 393 और 394, ये कुछ आर्टिकल थे जो तुरंत ही, ये टोटल आर्टिकल कितने होते हैं, ये टोटल 16 आर्टिकल होते हैं। कुल ये कितने हैं, 16 आर्टिकल है। तो ये 16 आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 इस डेट को ही लागू हो गए थे। बाकी जो संविधान है, पूर्ण रूप से आपसे पूछा जाए संविधान कब लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 आपके समक्ष है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब व कहां गठित हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो पहली बैठक हुई थी संसद भवन में, स्थान कुछ है, और 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद संविधान सभा का गठन हुआ और उसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो देखो एक बार क्या हुआ कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सभा के जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या है कि एक बार सभापति चुना गया अस्थायी रूप से। ठीक है, अस्थायी रूप से बैठक का संचालन करने के लिए इनको सभापति चुन लिया गया। इनको सभापति चुन लिया गया और स्थान रहा वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष दिल्ली। बैठक में, पहली बैठक में टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उन्होंने बहिष्कार किया था, वो शामिल नहीं हुई थी। 211 टोटल सदस्य आए थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता किसने की, एक बार अस्थायी अध्यक्षता किसको सौंपी गई थी, ये सौंपी थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सभापति नियुक्त किया था। और
सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की सिफारिश पर जो है उपसभापति को मनोनीत किया गया था। इनकी सिफारिश पर उपसभापति को मनोनीत किया था और फ्रैंक एंथोनी जो थे पहले उपसभापति थे। फ्रैंक एंथोनी जो है, फ्रैंक एंथोनी ये क्या थे? अगर आपसे प्रश्न पूछे पहले सभापति कौन थे, तो पहले अस्थायी सभापति जिनका चयन किया था सीनियर मोस्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। और उप सभापति कौन थे? इनको मनोनीत किया गया था इनकी सिफारिश पर, सभापति की सिफारिश पर फ्रैंक एंथोनी पहले उप सभापति। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब व किसे चुना गया? तो 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। कौन चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही 2 उपाध्यक्ष भी क्या हुआ? निर्वाचित किए गए। 2 उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किए गए। एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो डेट है स्थायी अध्यक्ष चुनने की, वो है 11 दिसंबर 1946 को। ये 11 दिसंबर की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक काम और हुआ था। 11 दिसंबर के दिन ही क्या हुआ? नियम समिति का भी निर्वाचन हुआ था। संविधान की जो नियम समिति थी का निर्वाचन भी इसी दिन हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। 2 काम हुए थे, एक तो नियम समिति का निर्वाचन हुआ था, दूसरा इसी डेट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। दूसरा 2 उपाध्यक्ष थे। अब संविधान सभा के उपाध्यक्ष कितने थे? 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, हालांकि आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये बताता हूँ कि संविधान सभा का जब गठन हुआ था तब ये बात हो रही थी कि इसमें 5 उपाध्यक्ष रखे जाएंगे। ये बात हो रही थी 5 उपाध्यक्ष रखे जाएंगे। ठीक है, और उसमें से सबसे पहले जिसका चयन किया गया था वो थे एच.सी. मुखर्जी साहब। एच.सी. मुखर्जी साहब को 25 जनवरी 1947 को क्या कर लिया था? 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी साहब को उपाध्यक्ष चयनित कर लिया गया था। तो ये बात थी टोटल 5 की। लेकिन जब विभाजन हो गया और कुछ हिस्सा पाकिस्तान को चला गया तो एच.सी. मुखर्जी साहब भी उसी एरिया से आते, तो उनके भी सदस्यता वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। बाद में एच.सी. मुखर्जी साहब दोबारा दूसरी सीट से पुनर्निर्वाचन होकर आए थे, संविधान सभा के सदस्य बने। तो 25 जनवरी 1947 को सबसे पहले इनको किया था। तब ये बात हो रही थी कि 5 जो है उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन फिर जो एच.सी. मुखर्जी साहब विभाजन के बाद इनकी सीट चली गई, लेकिन ये दूसरी सीट से दोबारा निर्वाचित होकर के संविधान सभा में पहुंचे और विभाजन हो गया। तो इसके बाद ये संख्या कितनी कर दी कि अब 5 नहीं, कितने उपाध्यक्ष चुनेंगे? हम 2 उपाध्यक्ष चुनेंगे। इसके बाद जो है 16 जुलाई 1947 इस डेट को एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, इन 2 लोगों को क्या है कि ये चयन किया गया उपाध्यक्ष के रूप में। तो अभी कितने? 2 उपाध्यक्ष चयनित किए गए। ठीक है, 16 जुलाई 1947 को इन दोनों का चयन किया गया, एच.सी. मुखर्जी साहब और वी.टी. कृष्णमाचारी का। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता स्पोक्समैन कौन थे? तो उत्तर है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले प्रवक्ता स्पोक्समैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारत के पहले राष्ट्रपति बने, और ऐसे राष्ट्रपति जो 2 टेन्योर के लिए बने, 2 कार्यकाल के, 1952 से 1962। अब 29 नंबर प्रश्न के संबंध में एक सूचना और देता हूं। आपकी किताब के अंदर ये लिखा है कि संविधान सभा के प्रथम वक्ता स्पीकर कौन थे, और उसमें लिखा है राधाकृष्ण साहब, डॉक्टर राधाकृष्ण साहब। तो वो थोड़ा फैक्ट आप इसमें चेंज कर लेंगे। अगर ये पूछा जाता है कि पहले वक्ता कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी जो स्पीकर हैं, पहले बोलने वाले, वो जे.बी. कृपलानी साहब थे। अगर ये पूछा जाता है कि पहले प्रवक्ता कौन थे, स्पोक्समैन कौन थे संविधान सभा के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रवक्ता रहे, स्पोक्समैन रहे। ठीक है, जे.बी. कृपलानी पहले बोलने वाले सदस्य थे। ठीक है, लेकिन प्रवक्ता पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। आपको कई जगह ये मिलेगा कि राधाकृष्णन साहब प्रवक्ता थे, स्पोक्समैन थे, लेकिन राधाकृष्णन साहब स्पोक्समैन नहीं थे। संविधान सभा की अगर कोई आप पढ़ें, सिफारिशें पढ़ें, किसी रिपोर्ट पढ़ें, तो इसमें सब ये आता है कि जो स्पोक्समैन जो है प्रवक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
रही। तो ये थोड़ा सा करेक्शन आप अपने उपनयन पुस्तक में कर लेंगे, और उसके बाद जब हम इसका दूसरा एडिशन निकालेंगे उपनयन पुस्तक का, तो उसमें भी हम क्या है कि इसमें बदलाव कर लेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। संविधान का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है किसे नियुक्त किया गया? तो ये नाम है बी.एन. राव साहब का। बी.एन. राव, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। बी.एन. राव बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अगर आप ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर है, बनाने वाले, अगर आप कुछ लोगों जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही उसको निर्माण करने में, उनमें से एक साहब ये थे बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको इनके बारे में कुछ और फैक्ट मैं बताऊं कि बी.एन. राव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने म्यांमार का भी संविधान लिखा। म्यांमार या बर्मा जो है, उनका संविधान लिखने में, उस देश का संविधान लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। म्यांमार का संविधान लिखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भी रहे। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज पर भी ये रहे। इसके अलावा ये जिस समय कश्मीर था, कश्मीर रियासत थी, तो कश्मीर रियासत के इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था 1943 में। तो कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया था। एक महत्वपूर्ण बात और है, जब भारत आजाद हो गया, आजाद के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत को 1950 में सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया, अस्थायी सदस्य बनाया था। आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल में जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तब 1950 में से पहली बार अस्थायी अध्यक्ष बना था, अस्थायी सदस्य बना था। तब बी.एन. राव साहब ने ही क्या है कि इंडिया का प्रेजेंटेशन किया था। भारत का प्रतिनिधित्व तब किसने किया था? बी.एन. राव साहब ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण नाम है बी.एन. राव साहब, बेनेगल नरसिंह राव, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इनका नाम बहुत आप याद रखें, बी.एन. राव साहब। बात करते हैं प्रश्न संख्या 31। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था नेहरू साहब द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे व संविधान की प्रस्तावना की झलक मिलती है। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव है, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या बना? भारत की प्रस्तावना बना। तो भारत की प्रस्तावना की जो भाषा है, वो भाषा कहां से ली गई है? वो उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। एक तो ये बात, ठीक है। तो दूसरा, आप उद्देश्य प्रस्ताव को देखें, इसमें वही तो एक उसको प्रस्तुत करने का एक रीजन था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, उनके सामने एक एजेंडा प्रस्तुत करना कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। वो ये बातें थी कि हमें इन स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना है। वो बहुत महत्वपूर्ण था उद्देश्य प्रस्ताव। तो संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कार्य जो किया गया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव को ही रखा गया था, और उस प्रस्ताव के माध्यम से भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में प्रस्तुत किया गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है इसका 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति की जिम्मेदारी नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी। सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, यानी कुल टोटल 7 थे। समिति ने 6 माह के भीतर संविधान का प्रारूप तैयार किया था।
ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान का, तो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी जो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। अब आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। पहली बात तो इसका गठन किस 29 अगस्त 1947 को किया था। तो संविधान सभा ने इसका गठन किसकी सिफारिश पर किया था, ये प्रश्न आ रहा है। तो ये कार्य संचालन समिति, संविधान सभा के जो कार्य संचालन समिति है, कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया था 29 अगस्त 1947। सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 संविधान सभा द्वारा इसका गठन किया गया। संविधान सभा द्वारा इसका गठन किया गया था। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात की आपसे अगर पूछा तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उस प्रारूप समिति का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था कमेटी टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कमेटी टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में वो कहें तो ये प्रारूप संविधान की संवीक्षा समिति, प्रारूप संविधान की संवीक्षा समिति, प्रारूप संविधान की संवीक्षा समिति। तो कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। टोटल 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव रावजी अंबेडकर इसके अध्यक्ष रहे। और इस कमेटी का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो कमेटी टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इस पूरा नाम था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर मनाया जाता है विधि दिवस के रूप में। लेकिन 26 नवंबर 2015 से इसका नाम संविधान दिवस रख दिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। इसी की याद में संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए 2015 से पहले ये था कि जो 26 नवंबर का दिन था वो विधि दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन 2015 के बाद इसको संविधान दिवस कहा जाने लगा। कारण यह था कि लोगों के अंदर एक संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने की जरूरत महसूस की गई। लोगों में एक अनभिज्ञता संविधान के प्रति रह रही थी। और दूसरा, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को, संविधान जिन्होंने निर्माण किया, इतना बहुत बेहतरीन संविधान निर्माण किया विश्व का, उनको एक धन्यवाद, साधुवाद देने के लिए 2015 में क्या है कि इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 34 पर। प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आप ये पढ़ते हैं जब प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना में ये बात लिखी गई है 26 नवंबर 1949। इसी दिन 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। और इसी दिन नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम स्वतः लागू हो गए। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। इस पर हम अभी बात कर चुके हैं। टोटल 16 आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, जिनके अंदर मैंने अभी बात की आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता के प्रावधान है, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ है, 324 इलेक्शन कमीशन है, 366, 367, 379, 380, 388, 90, 391, 92, 93, 94, 394, ये टोटल 16 आर्टिकल जो है ये लागू कब हो गए थे? ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू होते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है कि 26 नवंबर 1949 को तुरंत प्रभाव से किन उपबंधों को लागू किया गया था? वही बात कि नागरिकता का, निर्वाचन का, अंतरिम संसद उपबंधों, स्थायी संक्रमण का उपबंधों को लागू किया था। संविधान के शेष भाग जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन लागू हुए थे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में माना जाता है। तो कंप्लीटली संविधान इस दिन को लागू हुआ था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 आपके सामने। प्रश्न संख्या 36 आपके सामने है।
तो 36 नंबर प्रश्न है कि प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। प्रारूप समिति के सदस्य तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके क्या रहे, अध्यक्ष रहे। और इसके अलावा जो 6 सदस्य और थे अध्यक्ष के बाद, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और फिर एक नाम है डॉक्टर B.L. मित्र और D.P. खेतान। लेकिन डॉक्टर B.L. मित्र ने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया था, कारण था स्वास्थ्य कारणों से। तो उनकी जगह किसने ली, N. माधवराव ने। T.T. कृष्णमाचारी D.P. खेतान की जगह है, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद T.T. कृष्णमाचारी को बनाया था। तो इसका प्रारूप समिति के 2 सदस्य जो थे वो नॉमिनेट किए गए थे, वो नॉमिनेट थे, मनोनीत थे। बाकी जो सदस्य थे कि डॉक्टर N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी, ये T.T. कृष्णमाचारी और N. माधव, ये 2 नॉमिनेट थे, बाकी निर्वाचित सदस्य थे। वो नॉमिनेट किस कारण हुए अभी हमने चर्चा की। प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई, 141 बैठकें हुई। समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और समिति ने अपना प्रस्ताव प्रारूप तैयार कर 21 फरवरी 1948 को होगा। ये 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट यानी प्रारूप तैयार कर किसको सौंपा, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये प्रारूप समिति का जो प्रस्ताव था वो तैयार कर इन्होंने 21 फरवरी 1948 को ही सौंप दिया। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति में से एक रही। बात करते हैं प्रश्न संख्या 37। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसी दिन जनगण मन हमारा राष्ट्रगान, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत, और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो निर्वाचन किया गया था। तो जनगण मन 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम अपनाया गया, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो अपनाया गया। आपको पता है जनगण मन टोटल ये 52 सेकंड का है, 52 सेकंड इसके समय अवधि रहती है। और ये लिखा था डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर ने, भारत से साहित्यकार जिनको नोबेल मिला, साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा इसको किस रूप में, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था, और बाद में इसको हिंदी में, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी परिवर्तित रूप है, उसको हमने अपनाया। हिंदी परिवर्तित रूप को क्या अपनाया हमने, नेशनल एंथम अपनाया। मूलतः ये जनगण मन किस भाषा में लिखा गया है? मूलतः ये लिखा गया है बांग्ला के अंदर, लेकिन इसका हिंदी रूप जो है नेशनल एंथम के रूप में हमने अपनाया था। दूसरी ओर मैं बात करूं वंदे मातरम का, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता थे। और चटर्जी साहब ने ये संस्कृत मूल में लिखा था, मूल संस्कृत में ना, और वो संस्कृत में ही है। दोनों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, आपसे पूछे कौन को ज्यादा वरीयता प्राप्त है, दोनों को समान वरीयता, समान आदर जो है, प्रतिष्ठा संविधान में इसको दी गई। तो दोनों का बराबर महत्व है, नेशनल एंथम का और नेशनल सॉन्ग का, दोनों बराबर है। रविंद्रनाथ ठाकुर साहब ने इसको मूलतः बांग्ला में लिखा था। और सबसे पहले जनगण मन कहाँ गाया गया था आपको पता है? जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था 1911 का, उसमें सबसे पहले जो है ये नेशनल एंथम जनगण मन को गाया गया था। और 1895 में हमने नेशनल सॉन्ग जो थे वंदे मातरम ये गाया था। ठीक है, तो ये थोड़ी जानकारी आपको हमारे राष्ट्र गान के बारे में। बात करते हैं प्रश्न संख्या, अब आगे 38 चलेंगे तो प्रस्तावना से प्रश्न उठेंगे। तो प्रियम्बल, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आ गए हैं, तो प्रियम्बल से अब प्रश्न उठेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या हम 38 पर। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी जो है इसे कहा जाता है। तो उनके विचारों को जानने की कुंजी कौन सी है? उद्देशिका। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की जो है उद्देशिका है। अर्नेस्ट बार्कर ने उद्देशिका को क्या बोला है? संविधान की कुंजी नोट। की नोट किसने बोला है?
ये प्रश्न सीधा सीधा पूछते हैं, तो अर्नेस्ट बार्कर ने बोला है। और N.A. पालकीवाला क्या बोलते हैं इसके संविधान का आइडेंटिटी कार्ड, संविधान का परिचय पत्र कौन बोलते हैं? N.A. पालकीवाला इसको परिचय पत्र से संबोधित करते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 39। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो शब्द प्रेमबल का शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। तो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है, ठीक है। अर्थात संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की जनता है और संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 40, क्योंकि संविधान में ये जो लोकतंत्र को हमने अपनाया है और लोकतंत्र किस तरह का शासन है, अगर मैं बात करूं कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन क्या है कि लोकतंत्र है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 40। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वर्तमान में प्रस्तावना में कुछ चेंजेस हुआ था, एक बदलाव हुआ था प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो उसको मिलाते हुए पूछा गया है कि प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए हैं। उपयुक्त तत्व भारतीय शासन की प्रकृति को दर्शाते हैं। नेचर कैसा है? नेचर को दर्शाते हैं। इन तत्वों की उपस्थिति ही किसकी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति में सहायक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या हम 41 पर। 41 नंबर प्रश्न है, प्रस्तावना को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो प्रस्तावना को किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर है अमेरिका से, यूएसए से इसको लिया है। अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यह 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। अब ये बात हमने अपनी प्रस्तावना की जो लाइन है, जो प्रस्तावना हमने किस देश से ग्रहण की है वो है यूएसए से। यूएसए और भारत की प्रस्तावना समान। यूएसए में प्रस्तावना इस तरह शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस तरह क्या है कि उनकी शुरू होती है। हमारी भी प्रस्तावना जो शुरू होता है उससे पहली लाइन ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोग। तो ये सेम हमने यूएसए से लिया गया है। अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है और ये कब लागू हुआ था? 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 42। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर इसमें दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो क्या है कि इस को लेकर कुछ वाद विवाद चलते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं। आपको कुछ किताबों में ऑस्ट्रेलिया मिलता है, लेकिन प्रस्तावना का थोड़ा मैं बैकग्राउंड देखूं तो हमने एक बात की थी कि जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत शासन अधिनियम है 1919 का, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्टुनाट, उसमें सबसे पहले प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। 1935 के अधिनियम में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। हमने प्रस्तावना ली अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रस्तावना में कुछ शब्द, जैसे प्रस्तावना में लिखा होता है कि एतत् द्वारा हम संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ये जो लाइन है ये आयरलैंड से ली गई है कि हम संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ये कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड से है, ठीक है। ये आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना में हम ये पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये अमेरिका में प्रस्तावना शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका से लिए गए हैं। प्रस्तावना की जो भाषा है वो मूलतः भाषा आप देखेंगे तो प्रस्तावना की भाषा कहां से है? ये ऑस्ट्रेलिया की जगह नहीं, ये उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा है, उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा है। ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया इसको, ये उद्देश्य प्रस्तावना में ही दी गई भाषा है। तो इसका अगर हम देखें कहीं पर भी जो संविधान सभा की अगर आप
बात करें, उनकी प्रोसीडिंग्स देखें, पढ़ें, तो आप ये मिलेगा कि कहीं पर ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया से ये चीजें ली गई है। उद्देश्य प्रस्ताव से इसकी भाषा जरूर ली गई है। उद्देश्य प्रस्ताव को आप पढ़ेंगे तो उसकी एज इट इज भाषा आपको उसमें मिलेगी। बाकी ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है वो चीजें इसमें दी गई है। देखिए समवर्ती सूची के जो प्रावधान है, कॉन्करेंट लिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया से है, शक्तियों का सेपरेशन और पावर, व्यापार, वाणिज्य व संसद की संयुक्त बैठक के प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। तो इसका सही उत्तर ये होना चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव से ही इसकी भाषा है। बाकी कुछ अलग अलग विद्वानों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग मत क्या है कि इसमें मिलते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 43 पर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल है, उसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में संपूर्ण संविधान का सार निहित है। ठीक है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि इसमें पूरा सार निहित किया गया है, इसलिए क्या है, इसको संविधान की आत्मा संबोधित करते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 44। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल थे? तो आर्टिकल थे 395। कुल कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? तो 8 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के साथ जिस प्रकार परिवर्तन हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 को ही हो गया था, इसमें नई अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक है, तो उस अमेंडमेंट होने के बाद वर्तमान में 450 अनुच्छेद, उससे भी ज्यादा है, 465-70 अनुच्छेद जो वर्तमान में हो चुके हैं। तो 465 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। और संविधान के भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। वर्तमान में भाग देखें तो 25 भाग हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 45 पर, संविधान की उद्देशिका में किसका वर्णन किया गया है? उद्देशिका में किसका वर्णन किया गया है? संविधान का जो ध्येय है, उसका लक्ष्य जो है, संविधान का उद्देश्य, उसका वर्णन मिलता है, उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें संविधान के अधिकार के स्रोत, भारतीय जनता उसका स्रोत होगी। साथ ही संविधान निर्मित होने की तिथि जो है 26 नवंबर 1949, वो तिथि भी क्या है इसमें दी गई है। वो तिथि भी क्या है? 26 नवंबर 1949, वो तिथि भी दी गई है। अब बात करते हैं कि एक बार प्रियम्बल को मैं पढ़ देता हूं कि प्रियम्बल क्या है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। आपके सामने प्रियम्बल है, इसकी भाषा को हम समझेंगे, इसमें क्या क्या लिखा है। भारत का संविधान उद्देशिका प्रियम्बल, इसमें है कि हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समझते। इस शब्द का क्या अर्थ हो गया? इस शब्द का अर्थ होता है भारत पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं है। अपनी आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में भारत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी शक्ति के अधीन नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर है समाजवादी, यह शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। समाजवाद का अर्थ होता है गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है, वो जो खाई है, उसको पाटना, उसको कम करना, दूरी को कम करना, असमानता कम करना, ये क्या है? समाजवादी है। समाजवाद पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर, ये जो शब्द है, सेक्युलर शब्द का अर्थ होगा कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत के अंदर सर्वधर्म है, सर्वधर्म समभाव, स्टेट का कोई धर्म नहीं है, ये पंथ निरपेक्षता है। ठीक है, ये आर्टिकल आपको प्रस्तावना में मिलता है, ये जोड़ा गया था, ये शब्द भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। लोकतंत्रात्मक, हमने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हम लोकतंत्रात्मक गणतंत्र हैं। आप गणतंत्र इसलिए हम हैं क्योंकि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, शासन का अध्यक्ष है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं है, वो कोई मनोनीत नहीं होता, वो चुनाव होकर आता है। भारत का राष्ट्रपति चुनाव होकर आता है, तो ये व्यवस्था है। ब्रिटेन में आप देखें, ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत है, जो वहां का राज परिवार है वो राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं। लेकिन भारत ने ये व्यवस्था को नहीं अपनाया। हमने क्या है कि गणतंत्रात्मक लोकतंत्र को अपनाया। हमारा जो पहला व्यक्ति है वो चुनकर आता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, उसमें गणतंत्र बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सोशल जस्टिस, यानी किसी भी तरह की जो सामाजिक, यानी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इस तरह के जो भी असमानता है उसको दूर करना, जो गैर बराबरी है उसको दूर करने का प्रयास करना, यही सोशल जस्टिस है। फिर है आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस। क्या होता है
कि वही जो मैंने बात की, इकोनॉमिक जस्टिस जब है, जब अंतिम व्यक्ति तक क्या है कि सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति भी देश की अर्थव्यवस्था में बराबर भागीदारी करे, गरीब और अमीर की दूरी ज्यादा ना बढ़े, वो कम रहे। ठीक है, ये ही क्या है कि आर्थिक जस्टिस हो गया, न्याय होगा। राजनीतिक जस्टिस का मतलब होगा सभी को राजनीति में बराबर पार्टिसिपेशन करने का मौका देना, बराबर पार्टिसिपेशन, सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जिस एक पर्टिकुलर आयु के बाद सभी को चुनाव लड़ने की उसमें आजादी होनी चाहिए, ये बात की गई। तो 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की है, सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी गरीब क्यों ना हो, अधिकार प्राप्त हो, गैर अधिकार प्राप्त हो, भारत के नागरिक होने के नाते सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। प्राप्त कराने के लिए तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, व्यक्ति की गरिमा। आप आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, जो जीवन का अधिकार है, उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, कैसी बंधुता? देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इसको इनेक्ट करते हैं और इसको लागू करते हैं, आत्मार्पित करने का काम करते हैं। तो ये बात हमने प्रस्तावना के माध्यम से समझी। प्रस्तावना के एक बिंदु को बात करते हैं। प्रश्न संख्या 46 पर, किस वाद केस के द्वारा प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना गया है? देखो, एक केस हुआ था बेरूबारी संघ मामला 1960 का। बेरूबारी मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान अलग है, प्रस्तावना अलग है, वो उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से आई थी। लेकिन केशवानंद भारती के मामले में आते केशवानंद भारती बहुत महत्वपूर्ण मामला है, 24 अप्रैल 1973 का, और इसमें ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसका पार्ट है, वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये। और तो दूसरी एक बात बोली, ये मूल ढांचे का अंग भी है। इसी बात के अंदर ये बोला कि प्रस्तावना मूल ढांचे का अंग भी है। एक बात और बोली, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जो किसको प्रभावित करे, मूल ढांचे को प्रभावित करे। एक बात और बोली केशवानंद भारती ने कि प्रस्तावना का यूज किया जा सकता है, किसके लिए यूज किया जा सकता है? कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए हम प्रस्तावना का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आगे LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में भी प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा स्वीकार किया था। इसके अलावा बॉम्बे मामला है 1994 का, उसमें भी क्या है, प्रस्तावना को इसका अंग माना गया था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध प्रतीत होती है, वहां किसकी सहायता ली जाती है? अभी मैंने बात की कि संदिग्ध प्रतीत होती है, संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है वो करने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? प्रीएम्बल, प्रस्तावना को प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है, जो नीति निर्माताओं और उनको क्रियान्वित करने वालों को मार्गदर्शित गाइडेंस करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 48। संविधान उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा लिए गए थे? जैसे मैंने कहा कि केशवानंद भारती मामला 1973, उसमें ये बोला था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जो उसके मूल ढांचे को प्रभावित करे, देश कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे को प्रभावित करे। तो प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो 3 शब्द जोड़े गए, एक तो था सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, एक था समाजवाद, एक था अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विस्तृत होने के कारण 42वां संविधान संशोधन किस रूप में जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया था। किसने? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। बात करते हैं प्रश्न संख्या 49।
49 नंबर प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का, कि उद्देशिका में समाजवादी सोशलिस्ट शब्द का अभिप्राय क्या है। अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, सोशलिस्ट का अर्थ क्या होता है। तो राज्य समाजवाद केवल सभी उत्पादन एवं वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं है, ये कोई साम्यवाद नहीं है। समाजवाद का मतलब ये नहीं कि उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए या सरकारीकरण कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब तो गरीब और अमीर के मध्य की दूरी को क्या करना है, कम करना है। भारत में क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से क्या है, गरीब और अमीर की जो दूरी है वो कम करना। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जो मार्क्स ने बताया था, क्रांति के माध्यम से गरीब और अमीर की दूरी दूर करना और साम्यवाद की स्थापना करना, ये दूसरा तरीका था। लेकिन भारत ने वो मार्क्स और साम्यवाद का तरीका ना अपनाते हुए समाजवाद अपनाया है, जो क्या है, डेमोक्रेटिक तरीके से, लिबरल तरीके से क्या है कि इन दोनों की दूरी है वो कम करना, अमीर और गरीब की, और समावेशी विकास, सतत विकास को बढ़ावा देना। अंतिम प्रश्न बात करते हैं, सेक्युलरिज्म का अभिप्राय क्या है। सेक्युलरिज्म, दो शब्द मिलते हैं कई किताबों में आपको मिलेंगे, धर्मनिरपेक्ष, एक तरफ मिलेगा पंथ निरपेक्ष। सेक्युलरिज्म की सही जो ट्रांसलेशन है, व्याख्या है, वो है पंथ निरपेक्षता। भारत, चूंकि भारत में धर्म का जो अर्थ है वो लिया जाता है कर्तव्य से, कि किसी का धर्म होना क्या कर्तव्य से लिया जाता है, इसलिए आदमी कर्तव्य से निरपेक्ष तो हो नहीं सकता, इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द सही नहीं है सेक्युलरिज्म का। इसका सही जो ट्रांसलेशन है वो पंथ निरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष भारत में, देखो दुनिया में 3 प्रकार की कंट्री होती है, देश होते हैं। एक जो आस्तिक देश होते हैं, यानी आस्तिक देश जो किसी ना किसी धर्म को मानते हैं, जैसे पाकिस्तान ने बोला कि मुस्लिम धर्म है, श्रीलंका बोलता है सिंहली बौद्ध धर्म देश बोलता है, ठीक है, बांग्लादेश मुस्लिम बोलता है। तो ये क्या हो गया कि, या नेपाल खुद को हिंदू धर्म के रूप में प्रेजेंट करता है। तो ये वो देश है जो आस्तिक देश है, जहाँ स्टेट का खुद का धर्म है। कुछ ऐसे देश होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जैसे में अल्बानिया कुछ समय तक ऐसा देश था जो नास्तिक था, नॉर्थ कोरिया ऐसा देश था जो नास्तिक रहा। कुछ ऐसे देश होते हैं जो आस्तिक नास्तिक नहीं, स्टेट सेक्युलर होते हैं, यानी पंथ निरपेक्ष होते हैं, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता। जैसे भारत है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, राज्य के भीतर सभी धर्म रहेंगे, राज्य का कोई धर्म नहीं रहेगा, राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहकर कार्य करेगा, ठीक है, ये हमने बात की गई है। तो सरकार द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण सम्मान करना, किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित न करना, पंथ निरपेक्षता को SR बोमई मामले 1994 में संविधान के मूल ढांचे के तहत स्वीकार किया गया था। तो सेक्युलरिज्म शब्द जो है मूल ढांचे में है, यानी इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर आप बोले कि भारत को ये देश बना दो, हिंदू देश बना दो, मुस्लिम ये देश बना दो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्युलरिज्म जो है वो क्या है, वो मूल ढांचे में शामिल किया गया है। तो यहाँ हमने 50 प्रश्न जो है वो पूरा कर लिया है। अब आगे के जो प्रश्न हैं 51 से 75 प्रश्न, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।